व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आइए वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। देखिए यहाँ पर कितनी शानदार बात बोली गई है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से हर कोई भाग सकता है और हर एक टाइम आप लोगों के सामने एक तरीके से एग्जाम होता है जो कि आप लोगों के सामने छोटी छोटी प्रॉब्लम लेकर आता है और देखना यह होता है कि कौन भाग रहा है और कौन यहां पर उनको टैकल करके चल रहा है। जो डरते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता है और जो लड़ते हैं उन मुश्किलों से उनके कदमों में जहान होता है। मांझी मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी, पूरा गांव छोड़ के चला जाता है, वहां पर अकेला बंदा लगा रहता है रास्ता बनाने के लिए और आखिरी में रास्ता बना ही जाता है। आप लोगों को पता है कि उस गांव में कौन रहता था, किस किस का क्या क्या नाम था? नहीं ना, पर लेकिन मांझी का नाम जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुश्किलों से लड़ा। इसीलिए यहां पर बोला जाता है अगर लाइफ में आप लोग मुश्किलों से डरते नहीं है, मुश्किलों से डटकर सामना करते हैं, तो देखिए सारी दुनिया आप लोगों के कदमों में होगी। और जब जब इंसान ने ऐसा किया है तब तब हम लोग बैठकर आज के दिन में भी उस इंसान को याद करते हैं। तो इस तरीके से लाइफ में अगर मुश्किलें आ रही हैं तो डटकर सामना करो। ये देखो कि इनको टैकल कैसे करना है, इनसे लड़ना कैसे है, ये नहीं कि इनसे भागना कैसे है। भागना इंसान की फितरत नहीं होनी चाहिए कभी भी। और ये अगर कोई इंसान भागता है तो वो फिर एक इंसान कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास में एक सोचने का माइंड है, यानी कि अगर जानवरों को आप लोग देखोगे तो सब जानवरों में इंसान एक ऐसा जानवर है जो कि सोच समझ सकता है क्या क्या बना डाला है इंसान ने। तो आखिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने से क्यों भागे? तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, उससे डरना नहीं है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। आज जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रेंच गुयाना, जो आप लोगों को जाकर मैप में निहारना है और यहाँ पर हमारा ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट चल रहा है। बाकी देखते हैं क्या क्या था हिंदू न्यूज़पेपर में आज हम लोगों को डिस्कस करना है। पर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स के ऊपर जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछे थे। तो एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का एक हल्का सा यहाँ पर रिविजन भी हो जाएगा इसी बहाने। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने किताब के बारे में जिसके राइटर मैंने आप लोगों से पूछा था, डेमोक्रेसी ऑन रोड ए 25 ईयर जर्नी थ्रू इंडिया। ये है यहाँ पर रुचि शर्मा, इनके द्वारा यहाँ पर ये लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट किताब है, खासकर इलेक्शन के अभी मुद्दा चल रहा है और इलेक्शन आने भी वाले हैं, तो इसलिए इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इन्वायरमेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन के द्वारा एक कमेटी चेयर की गई जिसके द्वारा यहाँ पर जब बात आई यहाँ पर हाई स्पीड मेट्रो की जो कि मुंबई और अहमदाबाद को कनेक्ट करने वाली है, तो इसके बारे में यहाँ पर कई सारे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे, क्योंकि ये फ्लेमिंगो सेंचुरी और संजय गांधी नेशनल पार्क से होती हुई गुजरती है। अब इसको यहाँ पर एक तरीके से अलाउ कर दिया गया है 3 साल के अंदर अंदर 2022 तक। अब आप लोगों को यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन देखती मिलेगी जिसको जापान मदद कर रहा है बनाने के लिए। तो ये है कॉरिडोर मुंबई अहमदाबाद वाला। बात करें एंजल टैक्स के बारे में, तो ये मनी लॉन्ड्री को कब करने के लिए यहाँ पर ये टैक्स लाया गया था, खासकर स्टार्टअप पे ये लगाया जाता है। 30% टैक्स यहाँ पर छोड़ा जाता है अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स वहां पर आकर इन्वेस्टमेंट करता है, और 70% जो लोग स्टार्टअप चलाने वाले हैं आज की डेट में इसकी वजह से झेल रहे हैं। कल डिटेल में ये आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था। बात करें अगर सब्सिडी की, लगभग आप लोग देखेंगे 9.83% अगर ओवरऑल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसमें से एलपीजी जो है सबसे बड़ा यहां पर रोल प्ले कर रही है, जो कि सब्सिडी के तरीके से एलपीजी को जो यहां पर सब्सिडी जा रही है। बात करें अगर यहां पर वर्ल्ड कप के बारे में, तो हॉकी वर्ल्ड कप के लिए इंडिया चाह रहा है कि इंडिया में हो या तो मेन का या फिर वुमेन का, जो 2023 में जनवरी में होने वाला है। तो इसी के लिए यहां पर भी बोली लग रही है, तो देखते हैं किसको यहां पर ये बिड मिलती है। फेसबुक ने यहां पर मैसेंजर में बोला है अगर आप लोग मैसेज ट्रांसफर करेंगे 10 मिनट के अंदर आप लोग उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है मैसेंजर के तहत फेसबुक के द्वारा। आइए अब नजर डालते हैं आज के आर्टिकल पर। काफी शानदार आर्टिकल है, पर लेकिन अगर लेक्चर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग फेसबुक से या फिर आप लोग टेलीग्राम से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो फर्स्ट आर्टिकल है आज का, ये बात की जा रही है इंडिया और तालिबान अफगानिस्तान के बारे में, यानी कि तालिबान के साथ में इंडिया को भी बात करनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे और आखिर क्यों आर्टिकल आया उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये जो नीचे वाला आर्टिकल है, अभी इलेक्शन आने वाले हमारी कंट्री में, तो यहाँ पर वोटिंग मशीन को लेकर काफी सारे क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा सकता है, क्या क्या बातें हैं। तो कई सारे इश्यू हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। इस आर्टिकल को मैं यहीं पर ही बताता हूँ। देखिए आप लोग अगर देखेंगे, अगर यहाँ की लोकल जनता से जाकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पूछा जाए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सही इंसान है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उनको जिताकर भेजा है और वो सही इंसान भी बताएंगे। आखिर क्यों? क्योंकि जो भी मुद्दे इनके द्वारा यहाँ पर जब कैंपेन चल रहे थे इलेक्शन के लिए, इनके द्वारा कई सारी बातें बोली गई थी। कई सारी बातों में से कौन सी थी? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल जाएंगे, पूरी कर दी। ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल जाएंगे, पूरा कर दिया।
इसके अलावा इन्होंने यहां पर कई सारी बातें ये भी बोली थी, जिस तरीके से कि एक तरीके से कि जैसे मैक्सिको और यूएसए के उस पर बॉर्डर बनाएंगे तो बनाने के लिए तैयार है। एक तरीके से पॉजिटिव इमेज जा रही है यूएसए की जनता के अंदर इनकी, क्योंकि ये चाह रहे हैं, पर लेकिन जो कांग्रेस वगैरह है यहां पर इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, वो एक अलग बात है। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे दूसरी साइड में अगर जाएंगे, जो भी इनके ट्रूप्स हैं जैसे सीरिया में हो गए, अफगानिस्तान में हो गए, उनको भी इन्होंने वापसी बुलाने की बात कर ली है, जो कि इन्होंने कैंपेन का मुद्दा यहां पर रखा था। इसी के साथ में अपनी एम्बेसी को ट्रांसफर करने की बात की थी जेरूसलम में, जो कि इजराइल से रिलेटेड है, वो भी यहां पर इन्होंने कर दिया। इसी के साथ में जो डिफेंस पार्टनर हैं इनके बड़े बड़े, उनको यहां पर इन्होंने मना लिया है ताकि वो भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, खासकर नेटो के अंदर, जो कि पहले यूएसए ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किया करता था। तो मैक्सिमम अगर मोटा मोटा तौर पर आप लोग देखेंगे तो काफी ऐसे मुद्दे हैं जो ट्रंप जो है अपना मुद्दा कंप्लीट कर चुके हैं। पर लेकिन ये आप लोग इंटरनल डेमोक्रेसी, इंटरनल इनकी पॉलिटिक्स देख रहे हैं। अगर यूएसए से बाहर निकल के थोड़ा आएंगे और आप लोग देखेंगे कि एक्चुअल में आउटसाइड में क्या हो रहा है, तो वो इतना प्रोडक्टिव नहीं है जितना यूएसए पहले हुआ करता था। एक टाइम था यूएसए ग्लोबल पुलिसिंग का काम किया करता था, जो भी प्रॉब्लम थी वहां पर जाया करता था और मुद्दे को सुलझाया करता था। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में ओनली अपनी कंट्री के बारे में सोच रहा है, और कहीं ना कहीं जो ये जगह है वो चाइना लेता हुआ जा रहा है। चाइना और रशिया उस तरफ काफी अग्रसर है, और काफी तरीके से इस तरीके के मुद्दों में काफी चाइना और जो रशिया है वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, और जो यूएसए है वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये तमाम बातें यहां पर डिस्कस की जा रही है। बाकी इनकी इंटरनल चीजें जो हमारे किसी काम की नहीं है। अयोध्या मुद्दे के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पर अभी जो बात चल रही है, आप लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, और उसके बारे में यहाँ पर जो बीजेपी है वो चाह रही है जल्दी से जल्दी यहाँ पर इसका रिजल्ट निकल कर आए, क्योंकि इलेक्शन में उसका फायदा उठाया जा सकते हैं। इसी तरीके से बार बार इलेक्शन में फायदा उठाए जाते हैं। पर लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, ये जो कम्युनिटी है, अगर हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो उनके बीच में इसकी वजह से काफी बड़ा डिस्ट्रेस भी आ जाता है, और जो वोट बैंक में कन्वर्ट करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको एंजॉय करके निकल जाती है। अभी जहां पर जो मुद्दे हैं वो दूसरी साइड से निकाल के लाए जा रहे हैं, यानी कि जिस जगह पर यह मस्जिद बनी हुई है उस जगह को छोड़कर आसपास वाली जगह को यहां पर बोला गया है कि उस इंसान को लौटा दी जाए या उस ऑर्गेनाइजेशन को लौटा दी जाए जिसकी वो थी पहले। यानी कि ये चाह रहे हैं कि कम से कम उस पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम तब तक स्टार्ट किया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट का मैटर यहां पर लटका हुआ है, वो जब तक उसका रिजल्ट निकल कर आए। तो कंप्लीटली पॉलिटिकल मुद्दे यहां पर चल रहे हैं, और खासकर इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये सारे मुद्दे यहां पर निकल कर आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी निकल कर आएगा। फंडिंग बजट बढ़नी चाहिए यहां पर अगर हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं। दोनों आर्टिकल उसी से रिलेटेड है। यहां पर राज्य के क्या ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी है अगर हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि जब 7th शेड्यूल की आप लोग बात करते हैं तो 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में रखा गया है हेल्थ को अगर बात करेंगे तो यहां पर लेकिन क्या बात कर रहे हैं, यहां पर जो सेंटर से स्पॉन्सर्ड कोई स्कीम निकल कर आती है तो वो कहीं ना कहीं अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करते हैं सेंटर। ये यहां पर डिस्कस किया जा रहा है। ये वाला आर्टिकल यहां पर अभी रिसेंटली इंटरिम बजट आया, उसमें जो इनऑर्गेनाइज सेक्टर है यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, खासकर अगर रेडी ठेले वाले या फिर जो भी रिक्शा वाले, इस तरीके से जो ये सेक्टर है उनको एक पेंशन स्कीम देने की बात की जा रही है, उसी के बारे में डिस्कस किया गया। डिटेल में इसके ऊपर नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो साइड वाला आर्टिकल है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर बातें ये की जा रही है कि देखिए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा एक बात बोली गई कि जो भी आज खासकर पीएचडी, अगर कोई पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है, पीएचडी कर रहे हैं, तो उसके लिए बात ये आ रही थी निकलकर, अगर वो किसी भी साइंस जर्नल में अपना आर्टिकल छापता है तो उसके लिए यहां पर उसको रिवॉर्ड दिए जाएंगे और कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट किया जाएगा। तो ये उसी को बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से यहां पर रिवॉर्ड दिए जाएंगे तो कई सारी ऐसी चीजें भी आएंगी कि कहीं ना कहीं कि उस लोगों को कुछ ऐसे होंगे जो अच्छे आर्टिकल नहीं होंगे लेकिन जिसका कनेक्शन अच्छा होगा उनको सपोर्ट करने की बात की जाएगी। किस तरीके आप लोग यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उन सब चीजों का, तो वो तमाम बातें डिस्कस की जा रही हैं। तो ये हमारे काम की नहीं है। आइए नजर डालते हैं पहले फर्स्ट आर्टिकल के ऊपर। सबसे पहले जो आर्टिकल है यहां पर ईवीएम टेम्परिंग के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है एक साइड में, यहां पर यह है बैलेट पेपर जो कि पहले यूज किया जाता था, पहले मशीन वगैरह यूज नहीं की जाती थी। आज की डेट में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज करते हैं और इसके साथ में कनेक्ट रहता है वीवीपैट, जिसको बोलते हैं वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। यानी कि अगर आप लोग यहां पर किसी पर्टिकुलर इंसान को वोट देते हैं तो जो वोट का बटन आप लोग दबाएंगे तो यहां पर इस मशीन में ये जो स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है इसमें यहां पर इंफॉर्मेशन आएगी कंफर्म करने के लिए कि आप लोगों ने जिस इंसान को वोट दिया है कि हां उस इंसान तक वो वोट पहुंच गई है, यानी कि उस पार्टी के उस बंदे तक वो वोट पहुंच गई है। चाहे आप लोग यहां पर पार्लियामेंट की बात करें, चाहे आप लोग यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, तो ये जो वीवीपैट है इसके ऊपर मुद्दा यहां पर चल रहा है। देखिए कुछ दिनों पहले अभी कई सारी प्रॉब्लम वीवीपैट में एक तरीके से काउंट की गई। अगर आप लोग इस मशीन की बात करें ना तो ये एक तो टेम्परेचर की वजह से कई बार काम करना बंद कर देती है। इसके अलावा छोटी मोटी कई सारी प्रॉब्लम निकल कर आ जाती है जो कि प्रिंटिंग एक तरीके से कई बार प्रिंटिंग में इसमें वीवीपैट में भी एक दो प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो जो यहां पर अभी मुद्दा निकल के आ रहा है, अभी पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा था तो उसमें यह मुद्दा उठाया गया, जो भी अपोजिशन
पार्टी है कि लगभग 50% जो वीवीपैट की स्लिप है, यानी कि जो स्लिप यहां पर वीवीपैट में दिखती है जब हम लोग वोटिंग अपनी करने जाते हैं, तो वो जो स्लिप है वो 50% लगभग यहां पर काउंट की जाए, ताकि ये पता चल सके कि कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम है, कि वोट सही गई है या नहीं गई है। तो लगभग 50% आप लोगों को काउंट करनी है। राइटर बोल रहे हैं कि जो एक्चुअल मुद्दा है उस पर फोकस कीजिए, यानी कि जो ग्लिच यहां पर है, जो एक्चुअल कमी है, खामियां हैं यहां पर मशीन में, उस पर मुद्दा कीजिए। 50% ये अगर काउंट करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, बहुत सारे लोग चाहिएंगे काउंट करने के लिए, और ये एक सही तरीका भी नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है, कई तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए आप लोगों के सामने एक उदाहरण है जो कि आप लोग अच्छे से इसको कनेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए एक गांव है पर्टिकुलर, ठीक है। गांव क्या, अगर यहां पर गांव ले ले तो छोटी यूनिट होगी, अगर हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं तो वो और ज्यादा बड़ी यूनिट हो जाएगी। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, चलिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे गांव हो गए, बहुत सारे गांव में बहुत सारे लोग हैं, उन सब लोगों के पास में खुद के खेत हैं, वो सब खेतों में कुछ ना कुछ अलग अलग वहां पर लगा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी ने गेहूं लगा दिया, किसी ने सरसों लगा दिया, किसी ने गन्ने लगा दिया, तो वहां पर अगर क्या उनकी प्रोडक्शन निकल कर आ रही है, अगर हर एक गांव में जाकर, हर एक खेत में जाकर हम लोग काउंट करेंगे तो क्या ये एक तरीके से पॉसिबल हो पाता है? जो डेटा आप लोगों के सामने निकल के आता है ना, वो कहीं ना कहीं एक सैंपल सर्वे कराया जाता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर 2-4 गांव को पकड़ लिया जाता है, उनमें जाकर सैंपल उठाए जाते हैं और फिर पूरा एवरेज उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का निकाल के बता दिया जाता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में पैदावार लगभग इतनी है। तो एक अप्रोक्सीमेशन में काम किया जाता है और ये पॉसिबल भी है, आराम से ऐसा कुछ कर सकते हैं। पर लेकिन अगर बोले कि हर एक गांव में जाना है, हर एक गांव के खेत में जाना है, वहां पे जाकर आप लोगों को देखना है पर्टिकुलर खेत में कितने गेहूं हो रहे हैं, पर्टिकुलर खेत में कितनी सरसों निकल रही है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से हर एक वोटिंग मशीन के सामने वीवीपैट कनेक्ट है, वो ओनली इसलिए है ताकि आप लोग चेक कर सकें आपकी वोट सही जगह जा रही है या नहीं जा रही है। वो इसलिए नहीं है कि आप लोग यहां पर हर एक को काउंट करवाएं यहां पर। और यहां पर अभी क्या है, अभी जो मुद्दा है वो ये है, अगर यहां पर कोई इस तरीके से आप लोग जाते हैं, वोट डालते हैं, जब यहां पर काउंट की जाती है तो यहां पर रैंडमली कोई एक बूथ सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और उसकी यहां पर काउंट की जाती है। यानी कि जिस तरीके से यहां पर मैंने बताया ना कि कोई पर्टिकुलर 2-3 विलेज सेलेक्ट कर लिए जाते हैं और वहां पर उसका एक एनालिसिस करके फिर बता दिया जाता है कि इतनी पैदावार उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हुई। ऐसे यहां पर पर्टिकुलर बूथ सेलेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर और बोला जाता है कि हाँ इस बूथ पे चेक कर लेते हैं कि सही है या गलत है, और फिर उसी तरीके से बोल देते हैं कि भैया जब इसमें सही है तो सब में सही होगी, तो एक एवरेज ऐसे निकाला जाता है। तो इस तरीके से यहां पर बोला जा रहा है कि देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम अच्छे से कर रहा है और वो उसकी ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क मत लगाइए। वो एक संवैधानिक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको अपना काम करने दीजिए। अगर आप लोग बोले कि हर एक स्लिप को काउंट करना है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। हाँ ऐसा कर सकते हैं आप लोग कुछ ऐसा, अगर यहां पर जितनी रिएक्शन निकल कर आ रही है, एक रीजनेबल काम आप लोग कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि देखिए इस तरीके से लीजिए इसको, तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि साइंटिफिकली अगर आप लोग देखा जाए तो ये अच्छी बात होगी, कोई भी बूथ आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए ना। अब किसको आप लोगों को लगता है, अगर डाउट है तो कोई बूथ सेलेक्ट कर लीजिए आप लोग पर्टिकुलर कि हाँ वहां पर जाकर चेक कीजिए। तो ऐसा एक पॉसिबल और रीजनेबल सॉल्यूशन आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन अगर ऐसा बोला जाए तो ये सही सॉल्यूशन नहीं है कि सबको आप लोग को काउंट करना है। या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर आप लोग देखें एवरेज साइज जो इलेक्ट्रोल है वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ईच स्टेट में, आप लोग उसके हिसाब से काउंट कर सकते हैं कि हाँ भैया इतना यहां पर जा रहा है, इतने लोग यहां पर, यानी कि पर्टिकुलर एरिया का एवरेज निकाल लीजिए वहां से। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि गांव में कि 2-3 गांव का निकाल के वहां का एवरेज निकाल लिया और फिर वहां से एक एस्टिमेशन लगा लिया। इसी तरीके से आप लोग यहां पर कितने एरिया में कौन लोग वोट कर रहे हैं उसका एक एवरेज निकालकर और कितना यहां पर टर्नआउट है वो देखकर उसके हिसाब से ये भी काउंट किया जा सकता है। तो एक पॉसिबल रीजनेबल सॉल्यूशन आप लोगों को करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी इंडियन स्टैटिस्टिकल जो इंस्टीट्यूट है उसके डेटा की वेट कर रहा है कि कैसे यहां पर डेटा आता है, उसके बाद में और सॉल्यूशन बताया जाएगा कि क्या इंप्लीमेंट यहां पर किया जा सकता है। और इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर वीवीपैट, अगर देखा जाए ये एक इशू वो है कि जो यहाँ पर टेक्निकल इशू है उन पर फोकस दिया जाए। जैसे प्रिंटिंग, कई बार प्रिंटिंग नहीं हो पाती है, यानी कि किसको वोट डाला पता नहीं चल पाता है। एक्सट्रीम वेदर, अगर हाई यहाँ पर एक तरीके से मौसम रहता है टेम्परेचर में, तो हाई टेम्परेचर रहता है उसकी वजह से भी कई बार सेंसिटिव है, इससे ये काम करना बंद कर देता है क्योंकि एक हार्डवेयर है। तो चेंज ऐसा किया जाए जो कि हार्डवेयर में चेंज किया जाए, कुछ ऐसा इंप्लीमेंट किया जाए ताकि एक अच्छा यहाँ पर मशीन निकल कर आए, अच्छा यहाँ पर प्रोडक्टिव यहाँ पर एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो कि इन्वायरमेंट से इंपैक्ट ना पड़े, वो सारी चीजें उन पर फोकस देने की बात की जा रही है। ओके, तो यहाँ पर यही बात यहाँ पर इसके द्वारा बोली गई है कि देखिए उन सब चीजों में हम लोग फोकस देना चाहिए। और 5 राज्यों में जो भी इलेक्शन हुए हैं उनमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, काफी कुछ यहां पर चेंज किया गया। तो जो ग्लिच है यहां पर उनको टैकल करने की कोशिश कीजिए, ना कि ये फालतू के जो यहां पर बातें बोली जा रही है, इतना काउंट कर लो वो काउंट कर लो, ये एक तरीके से बेतुकी बात है। ऐसा कुछ यहां पर राइटर बोल रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहां पर डिस्कस किया जा रहा है, इस आर्टिकल से पहले आप लोगों के सामने एक
क्वेश्चन पढ़िए पहले, फिर आप लोगों को यहां पर आंसर देना है। इसकी बात की जा रही है कि देखिए अगर जीडीपी बढ़ती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि हेल्थ के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और हेल्थ अच्छा है, यानी कि ये कोई कोरिलेशन नहीं है अगर जीडीपी और हेल्थ की हम लोग बात करें। और ये पास्ट अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आप लोग कुछ ऐसा नजर आएगा, यानी कि जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उस पैरेलल में हम लोगों को यहां पर जो हेल्थ में इन्वेस्टमेंट होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम यहां पर आप लोग देख रहे हैं, ये मुद्दा है यहां पर डेटा के साथ में बताया जा रहा है आर्टिकल के अंदर में। आर्टिकल में अगर आप लोग बात करेंगे तो जो हेल्थ में स्पेंडिंग है वो हमारी कंट्री में मोटी मोटी तौर पर 1.15 से लेके 1.5% ऑफ द जीडीपी हम लोग खर्च कर रहे हैं, और जबकि टारगेट हमारा यहां पर है 2.5% ऑफ जीडीपी खर्च करने का 2025 तक, यानी कि टारगेट तो है हमारा 2.5 का और खर्च कर रहे हैं अभी लगभग 1.5 के करीब। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो यहां पर राइटर ये बोल रहे हैं कि अगर आने वाले टाइम में हम लोग लगभग 5 सालों तक लगभग 20 से 25% एवरी ईयर यहां पर हम लोग अगर ज्यादा खर्च करेंगे जितना अब खर्च कर रहे हैं, तब जाकर हम लोग ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। यानी कि अगर हम लोग इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो 5 साल पहले ही हम लोग को यहां पर अच्छे से खर्च करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 19 में खड़े और 25 का टारगेट है। जिस लेवल पर आप लोग खर्च कर रहे हैं ऐसा तो आने वाले 10 साल में भी आप लोग इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। यानी कि टारगेट रखना और अचीव करने में तब एक आप लोग बोल सकते हैं एक सिंक्रोनाइजेशन आता है जब आप लोग उसके पैरेलल में उतना ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यही बात यहां पर बोली जा रही है। एक साइड में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों यहां पर अगर आप लोग देखें मिलकर काम कर रहे हैं, पर लेकिन इन्वेस्टमेंट उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। इंटरिम बजट में ये रिजल्ट दिख रहा है साफ साफ। फार्मर और मिडिल क्लास के लिए काफी कुछ किया गया, पर लेकिन कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया गया हेल्थ सेक्टर को। कुछ यहां पर फोकस दिया गया ओनली, ये यहां पर 6400 करोड़ एलोकेट किए गए यहां पर किसके लिए? आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री का जो आयुष्मान भारत वाली योजना है। तो यहां पर कुछ तो फर्क पड़ेगा कि जो लोग जेब से खर्च करते थे उनका कुछ जेब का खर्च घटेगा, पर लेकिन जिस तरीके से यहां पर देखने को मिलेगा अगर प्रॉपर एक ओवरऑल एनालिसिस करें उसमें प्रॉब्लम आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, वो भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी यहां पर यह बोला जा रहा है कि अगर हम लोग यहां पर नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 के हिसाब से चलें तो पर कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है यहां पर लगभग 2009 में ये 621 हुआ करता था, अब लगभग डबल हो चुका है। ठीक है, 2000 कब तक यहां पर ये 15-16 में। पर लेकिन अगर इसी पैटर्न पर हम लोग चल रहे तो यहां पर जो ये टारगेट ये रखा गया है 2.5 का जो टारगेट रखा गया है उसको अचीव हम लोग नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा अलग स्टेप उठाने पड़ेंगे। आप लोग यहां पर देखते हैं अगर यूएसए की हम लोग बात करें, जो हम लोग 1000 रुपए के लगभग पर कैपिटा खर्च कर रहे हैं अपनी कंट्री में, ये यूएसए में 10,000 ये यहां पर खर्च किया जा रहा है इनके द्वारा, यानी कि $10,000 खर्च कर रहे हैं पर कैपिटा हेल्थ केयर के ऊपर पर ईयर। अगर हम देखें अपनी कंट्री में हम लोग 1000 के रुपए के करीब खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लगभग आपसे 10 गुना खर्च कर रहे हैं, और हम लोग लगभग 1.5 गुना खर्च कर रहे हैं अपनी जीडीपी का, और ये लगभग 18 गुना खर्च कर रहे हैं अपनी जीडीपी का। तो कहने का मतलब ये 18%, सॉरी गुना नहीं, 18% यहां पर आप लोग देखते हैं ये खर्च कर रहे हैं, और हम आज की डेट में भी 1.5% पर ही पड़े हुए हैं। तो देखिए अगर आप लोग देखेंगे ना, एक बात सबसे बड़ी ये होती है अगर जब भी हेल्थ की बात करते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि अगर प्रिवेंट कर लें आप लोग किसी बीमारी को होने से पहले, वो सस्ती पड़ जाती है। जब वो बीमारी हो जाए उसका इलाज कराया जाए तो वो महंगा पड़ता है। किसी भी बीमारी में आप लोग ले सकते हैं, इवन अगर फीवर की बात की जाए जो कि छोटी सी एक बीमारी आप लोग लेकर चल सकते हैं, खांसी नजला जुकाम की बात करें, अगर स्टार्टिंग में ही आप लोग ढंग से कपड़े पहनकर चलें, जो जो उसके लिए प्रिकॉशन है वो लेकर चलें, तो कभी भी यहां पर इतना वो आप लोग खर्चा नहीं करना पड़ेगा जितना करना पड़ता है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। हेल्थ एंड द वेलबींग सेंटर जो लास्ट ईयर अभी बात की गई थी कि 1.5 लाख हेल्थ एंड द वेलबींग सेंटर स्टैब्लिश किए जाएंगे आयुष्मान भारत के तहत। तो देखिए वो अपनी जगह सही है। फोकस किसके ऊपर है? यहां पर प्रिवेंशन के ऊपर, स्क्रीनिंग के ऊपर जिनको प्रॉब्लम है, और खासकर कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट यहां पर फोकस करके चला जाता है। पर लेकिन फिर भी इसमें भी कई सारी खामियां हैं। हेल्थ एजुकेशन यहां पर इंक्लूड ही नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ में अगर आप लोग देखेंगे यहां पर इंटीग्रेट नहीं किया जा रहा है जो हमारी कंट्री की जो मेडिसिन, खासकर ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, यानी कि आयुर्वेदा वगैरह, वो सब चीजें इग्नोर करके चली जा रही है, जो कि बहुत सारी आज की में जनता इनके ऊपर ट्रस्ट कर रही है और इन्हीं को लेकर यहां पर चल रही है। बहुत कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल प्रोग्राम है वो भी इंक्लूड करना चाहिए, यानी कि कम्युनिकेबल जो डिसीज है, खास जैसे आप लोग देखते हैं जैसे जुकाम की बात यहां पर की गई, या फिर जो वायरल डिजीज आप लोग बोल सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज होती है जैसे कैंसर हो गया या फिर किडनी की बीमारी कोई होगी, उस तरीके से जिनको आप लोग ऐसे नहीं कि एक इंसान की हो रही तो दूसरे के भी फैल जाएंगी। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में सीधा सीधा डिफरेंस ये है कि जो एक दूसरे से दूसरे, एक इंसान से दूसरे फैल सकती है, वायरल डिसीज जो होती हैं उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल, यानी कि कम्युनिकेशन के थ्रू फैल जा रही है। नॉन कम्युनिकेबल जो नहीं फैलती है, जैसे कि कैंसर वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी दूसरी बीमारी हो गई। तो ये बातें हैं, इनको भी इसमें इंक्लूड कर प्रॉपर वे में चलना चाहिए। तो ये एक सही मुद्दा होगा। अगर देखें तो ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। इवन जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था वो इन्वेस्टमेंट और कम होता हुआ यहां पर आ रहा है। यहां पर बोला जा रहा है 250 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाने थे यहां पर हेल्थ वेलबींग सेंटर के लिए
लिए किए गए थे नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के लिए, पर लेकिन यहाँ पर ये कम है। अगर बात करें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के लिए तो एलोकेट कितना किया गया यहाँ पर किया गया इसके लिए 1350 और यहाँ पर किया गया 250। आखिर इतना डिफरेंस क्यों? ये गलत बात है। दूसरी बात, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम की अगर बात करें, नेशनल प्रोग्राम के तहत हम लोग देखेंगे अगर बात की जाए यहाँ पर कैंसर की, डायबिटीज की या फिर कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज होती है खासकर हार्ट से रिलेटेड, या फिर कोई स्ट्रोक आता है, हार्ट अटैक आता है, उसमें भी यहाँ पर नॉर्मली जो एलोकेशन देखने को मिल रहा था वो 275 करोड़ देखने को मिल रहा था, घटा दिया 175 पर, यानी कि 100 करोड़ यहाँ पर कम कर दिया गया सीधा सीधा। ये देखिए आप लोग। इसी के साथ में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो बात की जा रही है, यहाँ पर ये की जा रही है नेशनल टबैको कंट्रोल ड्रग एडिक्शन के बारे में, इसमें भी अब की बार 65 करोड़ दिए गए, जो कि नॉर्मली 67 या फिर 68 करोड़ दिए जाते थे, यानी कि 2 करोड़ यहां पर भी घटा दिए गए। इसी के साथ में अगर बात करें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की यहां पर एलोकेशन होना चाहिए, तभी जाकर अब ढंग से यहां पर चीजों को सुधार पाएंगे। कुछ टारगेटेड एलोकेशन रहने चाहिए, जिस तरीके से दिल्ली एम्स में यहां पर लगभग 3600 करोड़ रुपए दिल्ली एम्स को दिए गए हैं इंटरिम बजट में, तो देख सकते हैं 20% इंक्रीज कर दिया गया लास्ट ईयर से। तो ऐसे प्रायोरिटी बेस्ड सेक्टर भी आप लोग बना सकते हैं कि यहां पर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि एक अच्छा सोल्यूशन, प्रोडक्टिव एक गाइडेड सोल्यूशन आप लोग यहां पर अचीव कर सकें। तो ये एक अच्छा स्टेप है, इसको आप लोग लेकर चल सकते हैं। नीति आयोग के द्वारा यहां पर प्रपोज किया गया था यहां पर टैक्स लगाने के लिए टबैको, अल्कोहल या फिर अनहेल्दी जो फूड होते हैं उनमें, यानी कि पिज्जा, बर्गर, जो कि एक तरीके से जो बीमारी बढ़ाते हैं ज्यादा या फिर फैट बढ़ाते हैं बच्चों में भी, तो उन पर यहां पर टैक्स लगाने की बात की गई थी। पर लेकिन इंटरिम बजट में इसके बारे में कुछ नहीं सोचा गया। अगर यहां से कुछ एलोकेशन होती, अगर यहां से कुछ पैसा इकट्ठा होता तो फिर हेल्थ सेक्टर में उसको यूज कर सकते थे हम लोग, तो ये भी नहीं किया गया, ये भी गलत बात है। अगर बात करें यहां पर ऑन्कोलॉजी या फिर डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन, यानी कि अगर जो आप लोग देखते हैं ट्यूमर से रिलेटेड जो स्टडी की जाती है, डायबिटीज जो आप लोग देखते हैं, मधुमेह वगैरह, हाइपरटेंशन की जो बीमारी होती है, ये सारी बीमारी अगर आप लोग देखेंगे इनको कुछ भी एलोकेट यहां पर नहीं किया गया, जो कि जो बहुत बड़ा एक तरीके से एरिया है जो कि बीमारी हमारी सोसाइटी में फैली हुई है। किडनी डिजीज को देखने को मिलेगा आप लोगों को लगभग 15 से 17% जो पॉपुलेशन है वो इससे अफेक्टेड है, यहां पर इसके बारे में कोई फोकस नहीं दिया गया है। इसी के साथ में अगर आप लोग देखेंगे इसकी वजह से बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिक जो बर्डन पड़ता है हमारी कंट्री के ऊपर, और इसी के तहत आप लोग देखेंगे लगभग 70% जो कैंसर है वो 3rd से 4th स्टेज में, जब यानी कि जो टर्मिनल स्टेज में पहुंच जाते हैं ना, तब जाकर उनका पता चलता है, जब जाकर उनका इलाज कराना जनता स्टार्ट करती है। अगर पहले से इसका पता चल जाए, जैसे डेवलप्ड कंट्री में पहले से पता चल जाता है, आसानी से उसका इलाज हो जाता है और प्रिवेंट हो जाता है, बहुत सारे लोगों की जान भी बच जाती है, पर हमारी कंट्री में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये प्रोविजन भी आप लोगों को लेकर चलना चाहिए। क्योर रेट है जो हमारी कंट्री में वो काफी लो है, यानी कि इलाज है जो स्टार्टिंग में, वो नहीं कहते हैं कि हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखेंगे वो क्योर जो है वो काफी कम है और डेथ रेट काफी ज्यादा है। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है भैया, यहाँ पर अगर स्टेज जो है स्टार्टिंग में पता चल जाए कि हाँ कैंसर अभी हो रहा है, तो वहां पर क्योर किया जा सकता है। पता तब चलता है जब वो 3री स्टेज में या 4थी स्टेज में पहुंच जाता है, जहां से इलाज होना पॉसिबल ही नहीं है, इंसान का मरना तय है। तो इसीलिए डेथ ज्यादा है और क्योर कम हो पाता है, क्योंकि प्रिवेंशन के ऊपर हम लोग फोकस देकर नहीं चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन है, और इसी के लिए इसका रीजन ये है क्योंकि बजट नहीं मिल रहा है, तो तब प्रिवेंशन पर फोकस दिया जाएगा। तो इसीलिए डेथ रेट हमारी कंट्री में हाई है, ज्यादा लोग मारे जाते हैं कैंसर की वजह से। लगभग बहुत बड़ी आप लोग जो पॉपुलेशन है उसके देखिए आप लोग, लगभग बात बोली जा रही है यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है एडवांस, यहाँ पर ये कैंसर कॉस्ट लगभग 3/4 रेट से ज्यादा बढ़ रही है। यानी कि जितना आप लोग पहले ट्रीटमेंट कराएंगे अगर स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में, तो वहां पर आसानी से ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और सस्ता भी होगा। यहाँ पर ट्रीटमेंट भी महंगा हो रहा है और ऊपर से जान भी जा रही है और लोग भी नहीं बच रहे हैं, और ये प्रॉब्लम आप लोग देखते हैं। यानी कि ये बात आप लोग बोलिए, जिसे बोलते नहीं है कि आप लोगों ने कहावत भी सुनी होगी कि खाने वाले को मजा नहीं आया, मुर्गा जान से गया। मतलब कि अगर बोले कि क्या चिकन बनाया है और वहां पर खाने वाला बोले कि अच्छा नहीं लगा, तो कहने का मतलब है सामने वाला जान से चला गया और आप लोगों को खाने में मजा नहीं आ रहा है, तो पैसे के पैसे चले जा रहे हैं और इंसान का इंसान मर जा रहा है। तो वो कंडीशन यहां पर निकल कर आ रही है। तो इस तरीके से आउटपुट एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पर, खासकर जो जनता की जेब से, वो भी बढ़ता हुआ नजर आता है। पर लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर क्योर पर फोकस करेंगे तो वो भी हम लोग घटा सकते हैं, वो भी यहाँ पर ड्रॉप हो सकता है। तो ये भी एक प्रोडक्टिव स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। आगे बात करें, अब यहां पर यह भी नहीं बोला जा सकता कि जीडीपी जो है वो ओनली यहां पर गारंटी दे रही है कि हेल्थ की बात की जा रही है। आप लोगों को यहां पर कोरिलेशन बनाना पड़ेगा, यानी कि जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है वैसे वैसे आप लोगों को हेल्थ में एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, वैसे वैसे आप लोगों को हेल्थ सेक्टर पर फोकस देकर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से हम लोगों ने अभी बात की, यहां पर कई सारी स्कीम आप लोग देखते हैं, जैसे अभी ये स्कीम जो स्टार्ट की गई प्रधानमंत्री वाली है, जो हेल्थ से रिलेटेड बात की जा रही है, तो इनको लिंक कीजिए आप लोग क्वालिटी
क्वालिटेटिव यहाँ पर इनका सोल्यूशन यहाँ पर निकल कर आना चाहिए। यानी कि जो इतनी बड़ी स्कीम आप लोगों के द्वारा लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे, तो ये वाली स्कीम आप लोगों को एक क्वालिटेटिव लिंक आप लोगों का होना चाहिए, खासकर किस तरीके से कौन सी बीमारी के लिए कितना एलोकेशन किया गया है, कैसे मैनेज आप लोग कर रहे हैं, और टाइम डिफाइन एक फ्रेमवर्क में काम होना चाहिए। यानी कि जस्टिस तब अच्छा लगता है जब टाइम डिफाइन एक फ्रेमवर्क में उसको प्रोवाइड किया जाए। यानी कि आज हुआ है यहाँ पर कोई केस और उसको जाकर आप लोग 2040 में उसको सोल्व कर रहे हैं, ऐसा कोई मतलब हो नहीं जाता है। तो बीमारी का इलाज हो जाना चाहिए टाइम टू टाइम और लोगों का खर्चा भी ना हो, वो अच्छा होगा। और वो तब होगा जब आप लोग डिफाइन करेंगे किस एरिया में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किस डिसीज के लिए कौन सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना है, वो तमाम मुद्दे आप लोगों को लेकर चलने पड़ेंगे। हेल्थ सेक्टर जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर आप लोगों को बनाना पड़ेगा। दूसरे सेक्टर की तरीके से जैसे डिफेंस में आप लोग फोकस देकर चल रहे हैं, इसी तरीके से हेल्थ में फोकस देकर चलना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों को जीडीपी के साथ साथ में हेल्थ में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। इसी के साथ में दूसरा आर्टिकल यहां पर है, ये बात कर रहे हैं यहां पर फेडरलिज्म के सिस्टम के बारे में। दोनों को कंबाइन कर आप लोग यहां पर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। फेडरलिज्म का सिस्टम क्या होता है? संघवाद का ढांचा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमारी कंट्री ये हो गया सेंटर और टोटल मिलाकर 29 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरी है। तो सेंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको साथ में लेकर चला जाए, ये नहीं कि पर्टिकुलर एक राज्य के ऊपर ज्यादा फोकस देकर चल रहा है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब यहां पर यह कहीं ना कहीं राज्यों को भी एक तरीके से इंडिपेंडेंसी देनी चाहिए कि वो अपना काम खुद से कर सकें, उनके काम में इंटरफेयर नहीं करना है। आयुष्मान भारत योजना स्टार्ट की गई, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, दिल्ली और उड़ीसा ने ज्वाइन करने से मना कर दिया। आइडिया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहां पर कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। 7th शेड्यूल में यह बोला गया है कि स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइड कराने की, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अगर यहां पर निकल कर आ रही है, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसको सेंटर ने अभी इंप्रूव करके इसको बोला है, इसको नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, यानी कि ये इंप्रूव वर्जन है। 5 लाख पर फैमिली पर ईयर दिए जाएंगे, यानी कि ये 5 लाख रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके सामने जो लगाया जा रहा है आयुष्मान भारत, तो प्रधानमंत्री का नाम लगाया जा रहा है। और जब यहां पर जो लेटर भी लोगों को भेजे जा रहे हैं, लगभग 7.5 करोड़ फैमिली को यहां पर पर्सनल लेटर भेजे गए हैं यहां पर, उनमें सब में प्रधानमंत्री की फोटो है, कहीं पर भी चीफ मिनिस्टर की फोटो नहीं है वहां पर। और जबकि चीफ मिनिस्टर की अगर बात की जाए, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, 40% जो है यहां पर वो फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट से आ रही है। सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है लगभग वो स्टेट गवर्नमेंट देख रही है, वहां भी लगभग 6 से 30% तक की कॉस्ट बढ़ने वाली है। और यहां काम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की फोटो लगाकर, और प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड ही चीजें वहां पर भेजी जा रही है। यानी कि इनडायरेक्ट वे में सेंटर जो है यहां पर गेम खेल रहा है, अपने नाम का फोटो लगाकर यहां पर सबके घर में जब पहुंचेगा कि यहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की फोटो है यहां पर, और वहां से ये एक तरीके से सारी जो स्कीम है उन्हीं के द्वारा चलाई जा रही है और यही फायदा कर रहे हैं हमका। तो वोट क्या करेंगे लोग? वोट देने जब जाएंगे तो मोदी जी का फोटो नजर आएगा वहां पर कमल में, और जाकर उस पर ठप्पा मारेंगे। चीफ मिनिस्टर जो यहां पर 40% यहां पर काम कर रहे हैं और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वहां पर उनको झेलना पड़ रहा है, उनको कोई याद ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनको यह लग रहा है कि सारा काम यहां पर प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो इसलिए यह बिल्कुल गलत बात है। अगर आप लोगों को भेजना है तो यहां पर यह नहीं बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का फोटो मत हटाओ, वहां पर चीफ मिनिस्टर का भी फोटो लगाओ उसके साथ में, या फिर किसी का भी फोटो मत लगाओ वहां पर। तो कम से कम आप लोगों को जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को संघवाद के ढांचे को भी साथ में लेकर चलना चाहिए, तभी आप लोग यहां पर ढंग से चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे और तभी एक अच्छे लेवल का डेवलपमेंट हम लोग कर पाएंगे। तो कंप्लीट आर्टिकल हो गया। अब इसका आंसर आप लोग अच्छे से दीजिएगा। आइए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पर अफगानिस्तान के बारे में बात की जा रही है। ये हो गई हमारी कंट्री, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करेंगे और ये आप लोगों को देखने को मिला पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान, और ये हो गया पाकिस्तान। अफगानिस्तान में सबसे पहले अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, पर लेकिन वो प्रॉपर वे में हैंडल नहीं कर पा रहे थे अफगानिस्तान को, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से एक तो जो एरिया है वो ऐसा है, उबड़ खाबड़ है। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं गोरिल्ला वार पे यहाँ पर विश्वास करते हैं, आते हैं, मारते हैं और छुप जाते हैं। इस तरीके की वहां पर कंडीशन भी है, ट्राइबल कम्युनिटी ज्यादा है, तो वहां पर वो मुद्दा है। ब्रिटिश के बाद में रशियन जो आए वहां पर, यूएसएसआर हुआ करता था उस टाइम पर, जब देश आजाद हो गए काफी, तो उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, वो मुखी खा करके यहाँ पर। अब यूएसए लगभग 17-18 साल से यहाँ पर अब मुखी खा रहा है। अब यहाँ पर जिस तालिबान को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई कर यहाँ पर एक तरीके से बिल्कुल खत्म करने के लिए वो यहां पर आया था, आज की डेट में उसी तालिबान के सामने घुटने टेक दिए और बात कर रहे हैं यहां पर यूएसए अलग बात कर रहे हैं, रसिया अलग बात कर रहा है। इसी बात में यहां पर राइटर जो बोल रहे हैं इंडिया को भी बात करनी चाहिए। यानी कि जिस तरीके से अगर ईरान देखे, ईरान का अच्छा रिलेशन है इनके साथ में, तो ईरान के साथ में एक पैटर्न तैयार किया जा सकता है और इंडिया को भी यहां पर बात करनी चाहिए। इनफॉर्मल तरीके से इंडिया ने अभी पार्टिसिपेट किया था तालिबान के साथ बात करने के लिए, पर लेकिन अब खुल के सामने आना चाहिए कि हाँ आप लोग वहां पर गवर्नमेंट बनाइए, और अगर वहां पर जनता चाह रही है कि आप लोग पार्टिसिपेट करें तो हम आपके साथ में बात करने के लिए तैयार हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया को सामने निकलकर आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी पार्ट है। देखिए दो बात आप लोग समझिए, यहाँ पर जब यहां पर डेवलपमेंट की बात करना है अफगानिस्तान में, एक साइड में यूएसए लेकर चल रहा है अपना डेवलपमेंट और दूसरी साइड में लेकर चल रहा है रसिया, पर लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? पाकिस्तान का साथ लेकर दोनों चल रहे हैं।
तो पाकिस्तान का साथ लेकर जब चला जा रहा है तो इंडिया को भी पार्टिसिपेट करना काफी जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि जब शांति की बात आती है इंडिया बहुत सारे यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रहा है यहाँ पर, तो काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया भी यहाँ पर साथ साथ पार्टिसिपेट करके चले, और ये जरूरी भी है। तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है राइटर के द्वारा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये, अब इंडिया को यहाँ पर छुप छुप कर काम नहीं करना चाहिए, खुल के सामने आ जाना चाहिए और यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, और खासकर डायरेक्ट भी बात करनी स्टार्ट करनी चाहिए तालिबान के साथ में, किस तरीके से यहाँ पर मुद्दे को सुलझाया जा सकता है, अफगानिस्तान में कैसे शांति बनाकर रखी जा सकती है। अब यहाँ पर हम लोग को किसी भी तरीके से इस मुद्दे को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर राइटर इसको बोल रहे हैं। ये हो गया यहाँ पर साउथ एशिया में कंट्री पड़ता है अफगानी यहाँ पर करेंसी है। काबुल यहाँ पर आप लोगों को इसकी कैपिटल नजर आएगी, और ये है यहाँ पर फ्लैग, अगर अफगानिस्तान का आप लोग झंडा देखे तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो बात की जा रही है अभी इनफॉर्मल सेक्टर के लिए, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर की जब यहाँ पर बात की जाती है तो जैसे गलियों में जो सब्जी बेचने वाले होते हैं, रिक्शा पुलर अगर देखें, कंस्ट्रक्शन वर्कर अगर देखें, जो कूड़ा कचरा उठाने वाले हैं, एग्रीकल्चर वर्कर अगर आप लोग देखें, बीड़ी सिगरेट बनाने वाले, ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर ये इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाते हैं। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है? वो सेक्टर जैसे कि आप लोग बैंक वगैरह देख सकते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट के सेक्टर हो गए, या फिर प्राइवेट कंपनी जो प्रॉपर वे में आप लोगों को सैलरी प्रोवाइड कर रही है, टाइम टू टाइम आप लोगों को छुट्टी मिल रही है जब आप लोगों को छुट्टी की जरूरत होती है, इसी के साथ में आप लोगों को साइड में आप लोगों को इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं, आपके बच्चों के लिए वहां पर स्कूल में फीस वगैरह माफ की जा रही है। तो वो तमाम आप लोगों को फॉर्मल सेक्टर देखने को मिलेगा, प्रॉपर वे में वहां पर काम हो रहा है। पर मैक्सिमम जो जनता है वहां आप लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर में है, यानी कि इस तरीके के लोग आप लोगों को ज्यादा नजर आएंगे, जो भी आप लोगों को बताए इनफॉर्मल वाले, यानी कि रिक्शा पुलर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये सब लोग। तो अभी यहां पर इंटरिम बजट आया, इंटरिम बजट में एक स्कीम निकल के आई, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो यहां पर पेंशन की बात की गई इनफॉर्मल सेक्टर के लिए। तो जो पेंशन की बात की गई 3,000 रुपए 60 साल की उम्र के बाद में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर 55 रुपए आप लोग 18 साल की उम्र से देना स्टार्ट करते हैं, या फिर 100 रुपए आप लोग 29 साल की उम्र से देना स्टार्ट करते हैं, 40 साल तक देना है। इसके बाद में अगर आप लोग यहां पर 60 साल के होते हैं तो 3,000 रुपए आप लोग को इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। पर लेकिन कंडीशन ये है कि 15,000 से कम आप लोगों की मंथली इनकम हो, यानी कि अगर इनकम मंथली इससे कम है तो आप लोगों को 3,000 रुपए मिलना स्टार्ट हो जाएंगे 60 साल के बाद में। ये बात बोली गई है। यहां पर लगभग 22 करोड़ वर्कर इसमें देखने को आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो कि मैंने अभी आप लोगों की बात की। पर लेकिन कई सारी बातें यहां पर निकल कर आ रही है। 500 करोड़ जो एलोकेट किया गया वो काफी नहीं है। बोला यह गया कि जुलाई में जब फुल बजट आएगा तब ढंग से एलोकेट करेंगे। एक तो ये बात बोली गई। दूसरा बात, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं साइलेंट है यहां पर बहुत सारी चीजों पर। इनफॉर्मल सेक्टर की बात आप लोग कर रहे हैं। यहां पर इनफॉर्मल सेक्टर की अगर बात करें, जो वर्कर हैं यहां पर, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, ये बोला जाता है कि काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी और जीडीपी में है। पर लेकिन अगर यहां पर वो अपना जो इंस्टॉलमेंट है वो ढंग से नहीं दे पाए तो क्या आप लोग उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे स्कीम में से? यानी कि जो 50 या फिर 100 रुपए आप लोग बोल रहे हैं, अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाए तो क्या आप लोग डिस्क्वालीफाई कर देंगे? अगर डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो जो ऑलरेडी जो अमाउंट है वो उनको रिटर्न किया जाएगा, या फिर कुछ और उसका जुगाड़ आप लोगों ने ढूंढ रखा है, यानी कि कुछ और सोल्यूशन आप लोग निकाल रहे हैं। इसी के साथ में यहां पर यह भी बात बोली जा रही है कि देखिए जो ट्रांजैक्शन है, अब अगर कोई आज के डेट में इनफॉर्मल सेक्टर में है और कल को फॉर्मल सेक्टर में चला जाता है, यानी कि अगर मान लीजिए आज के डेट में तो कोई ऐसा है रिक्शा चलाने वाला है या फिर कुछ ऐसा काम कर रहा है, और कल को वो चला जाता है कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर में या फिर कोई दूसरे सेक्टर में, वो फॉर्मल सेक्टर में, तो क्या आप लोग वहां पर उस टाइम पर उसको कैसे हैंडल करके चलेंगे? तो ये बहुत सारे तमाम क्वेश्चन है। अभी आनंद फानन में स्कीम लेकर आ गए क्योंकि इलेक्शन थे पास में, पर लेकिन कई सारे मुद्दे यहां पर क्लियर नहीं किए गए अगर ढंग से देखा जाए तो ये बात यहां पर बोल रहे हैं। तो स्कीम का नाम याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे जो बात की जा रही है यहां पर, ये बात की जा रही है अभी रिसेंटली सबरीमाला टेंपल की रिव्यू पिटीशन यहां पर चल रही है। तो लगभग जो बोला गया रिव्यू पिटीशन को यहां पर जो पहुंचा, जो यानी कि सबरीमाला टेंपल में 10 से लेकर 50 साल की जो महिलाएं उनको एंट्री करने की बात नहीं दी जाती थी। अभी यहां पर केस निकल कर आया था कि हाँ एंट्री करने दी जाए, उसको रिव्यू किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। तो 65 लोगों ने यहां पर दायर की थी अपनी पीआईएल, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर है वो रिजर्व यहां पर रख लिया है इससे रिलेटेड। ठीक है, बाकी यहां पर देखिए कई सारे जो जज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं बाहर जाकर अपने अपने भाषण देने लगते हैं अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा होता है। तो देखिए कहीं ना कहीं उसकी वजह से काफी बड़ा एक बार मुद्दा भी बन जाता है। कई बार जो यहाँ पर अंदर की बातें होती हैं बाहर जाकर वो बताते हैं हाँ ये होने वाला है, वो होने वाला है, मीडिया में जाकर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं कब करने वाला है जो स्पीकिंग होती है मीडिया में जाकर इनकी केस से रिलेटेड, कि वो नहीं आप लोगों को करना है। कहीं ना कहीं फ्रीडम अपनी जगह है, पर लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी जगह है, जिसकी वजह से सोसाइटी एक अच्छी तरीके से चलाई जा सकती है। तो यही बात यहां पर बोली जा रही है। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रखिएगा।
आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चलाया गया, मेगा परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है अनंतपुर आंध्र प्रदेश वाले में। ये पूरा एक नक्शा यहाँ पर देखते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर इस तरीके से ड्राइविंग यहाँ पर सिखाई जा रही है और यहाँ पर ड्राइविंग कर पाते हैं लोग, तो उनको वहाँ पर एक वो नहीं कहते हैं जिस तरीके से मिलकर सबको एक ही साथ में यहाँ पर लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे आप नहीं कहते कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके शादी करा दी, तो वो एक पूरा मंडप लगा के शादी करा दी जाती है। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस यहाँ पर चल रहा है और एक अच्छी मुहिम यहाँ पर बोल सकते हैं, आसानी से लाइसेंस भी मिल जाएगा और लोगों का काम भी हो जाएगा। तो एक अच्छी मुहिम आप लोग बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश के द्वारा। देखिए जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं ना, अगर आप लोग कुछ पढ़ते हैं यहाँ पर किसी को जाकर पढ़ा दीजिए। आप लोगों की पढ़ाई का मतलब बस ये नहीं है कि आप लोगों को एग्जाम निकालना है, आप लोगों को एग्जाम निकाल के जॉब लेनी है, और भी कई सारे हैं। एक अच्छा इंडियन बनना है, आप लोगों को एक अच्छा इंसान बनना है, किस तरीके से एजुकेशन को दूसरे सेक्टर में यूज कर सकते हैं वो भी आप लोगों को देखना है। जैसे यहाँ पर ये एयर होस्टेस थी, जिस बिल्डिंग में ये रह रही थी वहां पर आग लगी और इन्होंने अपनी जिस तरीके से इन्होंने ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में सारी बातें सीखी थी वो कंप्लीट वहां पर इंप्लीमेंट करा और वहां पर बहुत सारे लोगों की जान इनके द्वारा बचा दी गई। ये जहाज में नहीं थी, एक बिल्डिंग में थी जहां पर ये रह रही थी। वैसे ये ट्रेनिंग तो इनको जहाज के लिए दी गई थी, पर इन्होंने इंप्लीमेंट वहां पर भी कर दी। इसी तरीके से मैं बोलता हूं कि एजुकेशन को दूसरी जगह भी आप लोग यूज कर सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। इंडिया का फर्स्ट करियर पोर्टल, यानी कि एक वेबसाइट यहां पर रहेगी जो कि बताएगी, बच्चों को इन्फॉर्मेशन देगी स्कॉलरशिप के बारे में, करियर चॉइस के बारे में, तमाम बातें यहां पर बताएगी, कहीं ना कहीं गाइड करेगी बच्चों को। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यानी यूनिसेफ के द्वारा यहां पर सपोर्ट किया गया है और ये स्कीम लॉन्च की गई है, इंडिया का फर्स्ट करियर पोर्टल। और लॉन्च कहां पर किया गया है? ये लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, ठीक है, जयपुर में यहां पर ये लॉन्च किया गया है यूनिसेफ की हेल्प से। और इंडिया का फर्स्ट है, राज्य में है जयपुर में, वो राजस्थान में, पर लेकिन इंडिया का फर्स्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। आगे बात करते हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर तहरीक यहाँ पर जो कई तरीके जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं, तो उसमें जो यहाँ पर है ये है तहरीक उल मुजाहिदीन, तो जिसको तुम आप लोग बोलते हैं। इसको यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत यहाँ पर, जो कि 1967 का है, इसको यहाँ पर उसके तहत डाल दिया है, यानी कि इसमें डाल दिया इसको एक्ट के तहत। अब आगे से यहाँ पर, क्योंकि ये काफी सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जैसे टेररिज्म वगैरह हो गया, रेडिकलाइज करना हो गया, यूथ को यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए उकसाते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर इनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। बाकी बात करें यहाँ पर अभी GSAT-31 की बात करें तो फ्रेंच गुयाना से इंडिया का ये सैटेलाइट छोड़ा गया एक यूरोपियन एजेंसी के द्वारा, ठीक है। तो जो ये सैटेलाइट छोड़ा गया ये यहाँ पर लगभग 15 साल तक काम करने वाला है। और देखिए यहाँ पर ये छोड़ा जा सकता था इंडिया के जो मार्क 3 है उसके द्वारा भी, जिसको आप लोग बाहुबली बोलते हैं, पर लेकिन एग्रीमेंट पहले ही यहाँ पर साइन कर लिया गया था यहाँ पर फ्रेंच गुयाना के साथ में, ठीक है। तो ये कंपनी है उसके साथ में पहले यहाँ पर साइन कर लिया गया था। ये काफी एरिया में यहाँ पर काम करने वाला है, टेलीविजन के लिए, DTH के लिए, ATM की कनेक्टिविटी के लिए, बहुत सारे एरिया में ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने वाला है। और हाँ, ये अकेला प्रोवाइड नहीं कराएगा, ये एक सिस्टम होता है। जिस तरीके से आप लोगों को बोला जाए कि आप लोगों को UPSC निकालना है तो सारे सब्जेक्ट आप लोग करने हैं, एक सब्जेक्ट पढ़कर आप लोग पास नहीं हो सकते, इसी तरीके से यहाँ पर सारे सब्जेक्ट आप लोग करने पड़ेंगे। तो हर एक सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, तो ऐसे ही यहाँ पर इसका भी कंट्रीब्यूशन इसमें रहने वाला है। जो यहाँ पर इसकी जगह था जो सैटेलाइट, वो उसको रिप्लेस करने वाला है ये, तो काफी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट था ये, और जो छोड़ा गया है, तो याद रखिएगा इसके बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे जो यहाँ पर बात की जा रही है, ये होम मिनिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है। मैसिव रिक्रूटमेंट प्रोसीजर स्टार्ट किया जा रहा है, लगभग 76,000 वैकेंसी है यहाँ पर, किसके लिए? कांस्टेबल के लिए, खासकर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये अवेयरनेस के लिए है। अगर आप लोग के आसपास में कोई तैयारी कर रहा है तो उसको आप लोग बता सकते हैं कि हाँ ये वैकेंसीज हैं, और जो भी यहाँ पर उस लेवल के तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उनको बता सकते हैं ताकि वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकें। आगे जो बात की जा रही है, BSNL की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है यहाँ पर मैरी कॉम जी, तो इनके बारे में याद रखिएगा, रिसेंटली कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन। उरुग्वे यहाँ पर आप लोगों के सामने टच करता है ब्राजील और अर्जेंटीना बॉर्डर, यहाँ पर देखते हैं। फाल्क आइलैंड भी आप लोग याद रखते हैं, यहाँ पर ये है यहाँ पर। तो इसकी बात करें अगर यहाँ पर उरुग्वेन पीसो, यहाँ पर इसकी जो एक तरीके से करेंसी हो गई और ये इसका झंडा हो गया। पहले आप लोग मैप में एक बार देखिए अपनी कंट्री के साथ में एक बार कंपेयर करके, ये हो गया हमारा प्यारा भारत बीचों बीच, और यहाँ पर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर ये हो गया उरुग्वे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर बात करें इसकी कैपिटल की तो है मोंटेविडियो, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं आज के टेस्ट या फिर क्विज के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इंडिया का जो गोल है वो यहाँ पर बात की जा रही है कितने % इंक्रीज करने की 2025 तक हेल्थ में एक्सपेंडिचर की, जो कि आज के डेट में 1.5 के करीब हम लोग खर्च कर रहे हैं GDP का। USA कितना खर्च कर रहा है? हम 1.5 खर्च कर रहे हैं, पता होना चाहिए आप लोगों को। इंटरिम बजट की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो योजना निकल कर आई, उसके लिए यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर कंडीशन है एक तरीके से, यानी कि किन वर्कर के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल या फिर एग्रीकल्चर या फिर किसके लिए, यहाँ पर आप लोगों को बताना है मेनली इसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर करियर पोर्टल की, तो सबसे पहला करियर पोर्टल कहाँ पर लॉन्च किया गया और
और किसकी हेल्प से लॉन्च किया गया, जिसमें स्कॉलरशिप करियर की चॉइस के बारे में इंफॉर्मेशन बच्चों को दी जाएगी। मिनिस्ट्री के द्वारा अभी यहाँ पर तहरीके उल मुजाहिदीन तुम को यहाँ पर अभी बैन किया गया है, तो कौन सा लॉ है जिसके तहत यहाँ पर बैन किया गया है। अपोजिशन ने कितने % वीवीपैट यूज करने की बात की गई है, ये वीवीपैट को काउंट करने की बात की गई है यहाँ पर अभी रिसेंटली, जो कि कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और देखिए क्वेश्चन के आंसर जरूर दिया कीजिए। इसी के साथ में आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है, और जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, आपका भी भला होगा और सामने वाले का भी भला होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।